कि अब भी हम साइकोलॉजी की इन डेप्थ नॉलेज को नहीं गेन कर पा रहे। जब नहीं गेन कर पा रहे तो हमने क्रिटिसाइज किया, यानी हमसे मुराद रिसर्चर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिसाइज करने के बाद फंक्शनलिज्म के स्टेप की तरफ आए। जब हम फंक्शनलिज्म के स्टेप की तरफ आए तो अब हमने रीजनिंग दी, अब हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की, अब हमने फंक्शंस की बात की। ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, फिर हमने फंक्शंस की बात करना शुरू की। अब बात अभी भी क्लियर नहीं हुई कि स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। अब एग्जाम्पल से बात करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है? लेट सपोज अगर आपको एक कार दिखाई जाए और आपसे कहा जाए कि चले भाई इसे डिस्क्राइब करें, ये कार आपके सामने रखी हुई है, ये खड़ी हुई है, इसे डिस्क्राइब करें। अब आपने जब इसे डिस्क्राइब करना शुरू किया तो अगर स्ट्रक्चरलिज्म में रहते हुए आप इसे डिस्क्राइब करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि बहुत प्यारी कार है, बहुत खूबसूरत कार है, इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत स्मार्ट लुक है, बहुत अपडेटेड है, बहुत पसंद आ रही है मुझे। ठीक है, इसका कलर ब्लैक है। ये सारी चीजें आप डिफाइन करेंगे अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म में रह के डिफाइन करेंगे। अगर आप फंक्शनलिज्म में रह के डिफाइन करेंगे तो अब आप कार के फंक्शंस की बात करेंगे, उसकी स्पीड की बात करेंगे, उसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, वो जो प्रोसेस है कार को चलाने का, वो ऑटोमेटिक है या फिर मैनुअल है, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब आप अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप गाड़ी सिर्फ ये देख के नहीं खरीदते कि उसका कलर कितना प्यारा है, वो देखने में कितनी प्यारी है, अगर मैं उसके साथ पिक्चर लूंगा तो वो कितनी प्यारी लगेगी। आप उसके फंक्शंस को देख के बात करते हैं। ठीक है, फंक्शंस की बेसिस पे आप किसी भी गाड़ी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको मोबाइल का एड दिखाया जाता है तो वो लोग जो सिर्फ मोबाइल के लुक को देखेंगे वो कभी भी फंक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे फीमेल्स कलर की बात करेंगी, पिंक कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, बात किस में हो रही है? स्ट्रक्चरलिज्म में। स्ट्रक्चरलिज्म में जब रहते हुए आप बात करते हैं तो इतनी क्लियरिटी नहीं आएगी। जब आप फंक्शनलिज्म में आ गए और आपने बात की तो अब आप बताएंगे कि मोबाइल का कैमरा जो है वो इतना है, उसकी रैम इतनी है, उसका बैटरी टाइमिंग इतना है। ये सारी चीजें जब आपने बात की तो आपने फंक्शनलिज्म में रहते हुए बात की। बात समझ में आ गई? दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। स्ट्रक्चरलिज्म से हमने स्टार्ट लिया, साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू किया, लेकिन क्रिटिसिज्म आता रहा और लोगों ने आगे पढ़ना शुरू किया। देखो, क्रिटिसिज्म का हरगिज ये मतलब नहीं होता जब भी कोई थ्योरी पे क्रिटिसाइज करके उसे रिजेक्ट किया जाता है और एक नई थ्योरी बताई जाती है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो थ्योरी जो है वो खत्म हो चुकी है। वो थ्योरी अपनी जगह मौजूद है और उस थ्योरी को आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी उसी सब्जेक्ट के आसपास किसी चीज को स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई कि आप उसी में रहते हुए जब आप किसी चीज को स्टडी करेंगे, जैसे कि इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है कि जब आप मैथ्स पढ़ते हैं और मैथ्स पढ़ते हुए आप जब प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप उसे पेंसिल पे कहीं साइड में लिख के देखते हैं कि भाई अच्छा इसका यही आंसर आ रहा है, आप उसे क्रॉस चेक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान नई चीज को इजाद करने के लिए पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, यानी कि पिछली जितनी चीजें रिसर्चेज हुई हैं उन रिसर्चेज को आप कहीं ना कहीं पढ़ के देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? पहले यहाँ तक बता दो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। बहुत डिटेल में समझाया है, हालांकि इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुंड और फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स। ठीक है, ये मैं नोट्स सेंड कर दूंगी सारे, तो आपको जो है वो मिल जाएंगे, स्पेलिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है,
अच्छा, जिस तरीके से मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कोशिश करना पेपर में उसी तरीके से लिखो। स्ट्रक्चरलिज्म की हेडिंग, फिर उसके साइड में जो है वो रिसर्चर का नाम, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे पढ़ाएंगे, जिसमें भी मैं आपको रिसर्चर का नाम बताऊं या कहीं अगर डेट मेंशन है तो कोशिश करो उसको उसी तरीके से प्रेजेंटेबल करके लिखो, क्योंकि साइकोलॉजी में आपके पास जो है वो बहुत मार्जिन है मार्क्स लेने का, 93 94 मार्क्स आते हैं और आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी सब्जेक्ट है, लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, आगे चलें। अब तीसरी जो हेडिंग है हमारे पास वो है बिहेवियरिज्म, ठीक है। बिहेवियरिज्म J.B. Watson focuses on observable, measurable behavior and learning is the key factor in human psychology, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन फोकस है बिहेवियरिज्म का वो है आपके पास लर्निंग इंसान की पूरे टेन्योर में, जब से वो पैदा हुआ है और जब तक वो जिंदा है उस वक्त तक लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंसान की जिंदगी में, या हम ये कह लें कि साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में लर्निंग का एक पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। पैदा होने से मरने तक इंसान हर लम्हा जो है वो कुछ ना कुछ चीजें सीखता है। अच्छा, लर्निंग होती किस तरीके से है? लर्निंग से पहले दो चीजों को समझ लो। एक है आपके पास सेंसेशन और दूसरा है आपके पास परसेप्शन। पहला क्या है? सेंसेशन और दूसरा है परसेप्शन। सेंसेशन आपको क्या बताता है? सेंसेशन हमें ये बताता है कि पैदा होने के वक्त या जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुदरती तौर पे 5 सेंसेस के साथ पैदा होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास साइट है, स्मेल है, टेस्ट है, ये सारी चीजें का टच है, ये आपके 5 सेंसेस हैं जिसे हम सेंसेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सेंसेशन क्या है? आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है और वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके सेंसेस से आके टकराती है या सेंस उसे महसूस कर सकता है। आंख देख रही है जो भी चीज आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अगर मैं किसी से भी ऑडियो ऑन करके पूछूं कि आपके सामने क्या है तो आप आराम से बता सकते हैं कि भाई मेरे सामने एक टेबल है, एक चेयर है, एक कबर्ड है, एक फलाना है, ये है, आंखों का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद स्मेल का, खुशबू आपको फौरन बता देती है कि परफ्यूम की स्मेल है या खाने की स्मेल है। अब ये स्मेल को समझना और महसूस करना किसमें आता है? सेंसेशन में आता है। आपके आउटसाइड के एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन्हें समझना और समझने के बाद महसूस करना, ये सारा सेंसेशन में आता है, ठीक है। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन है वो जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है थ्रू योर सेंसेस, उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना परसेप्शन कहलाता है। दोबारा से रिपीट करेंगे, वो तमाम चीजें, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपने अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से कलेक्ट की, किसके जरिए? अपने सेंसेस के जरिए। वो जो 5 सेंसेस अल्लाह ने आपको प्रोवाइड किए हैं पैदाइशी तौर पर, उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना परसेप्शन कहलाता है। ये जो आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि फला की फोन पे आपने आवाज सुनी, आवाज सुनते ही आपने बता दिया कि आवाज जो है वो मर्द की है या औरत की है। क्यों? क्योंकि परसेप्शन पहले से क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर तो पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, एक्सपीरियंस मौजूद है, तो परसीव करना आसान हो जाएगा। अगर पहले से परसेप्शन मौजूद नहीं है, पहले से इंफॉर्मेशन नहीं बनी हुई, तो परसीव करना मुश्किल हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया सेंसेशन और परसेप्शन का? अब यही सेंसेशन और परसेप्शन आपको लर्निंग की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें मेमोरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और मेमोरी क्या है?
वो जो हमने मेमोरी मॉडल स्टडी स्किल्स में पढ़ा था, ठीक है, उसी मेमोरी मॉडल को हम आगे मेमोरी के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो हमारे सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करके जब वो सेंसेस मिलके परसेप्शन की तरफ जाते हैं और एक इंट्यूशन क्रिएट होता है जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं आम जबान में, तो वो जब इंट्यूशन क्रिएट होता है तो हम अपने परसेप्शन को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, परसेप्शन स्ट्रांग होता जाएगा। एक छोटा बच्चा आप देखें, अगर आप उससे डराएं या उससे ये कहें कि आप वैसे ही जो झूठी मूठी कहानियां बनाते, बच्चा डर जाता है। आपसे अगर कहा जाए तो आप नहीं डरेंगे, ठीक है। अव्वल तो कोई कहेगा नहीं, जो कह रहा है वो पागल होगा, ठीक है। तो बच्चे को कहा जाता है, बच्चा डर जाता है, बच्चा आप पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता है, ठीक है। आपको अगर किसी से धोखा होगा या आपको कोई हार्म करेगा, आप दोबारा ट्रस्ट नहीं करेंगे, बच्चा बहुत जल्दी ट्रस्ट कर ले, क्योंकि परसेप्शन डेवलप नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाते हैं और परसेप्शन स्ट्रांग हो जाता है, परसेप्शन डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। और यही चीजें आपको लर्निंग की तरफ लेकर जाती हैं जो आपके बिहेवियर को फॉर्म करती हैं, जिसे हम बिहेवियरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, इतनी लंबी कहानी मैंने सुनाई, क्लियर है। आगे चलते हैं, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ दो। हाँ जी, क्लियर है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब दो हेडिंग्स आ गई हमारे पास, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों लर्निंग की ही टाइप्स हैं। ये वो दो एक्सपेरिमेंट हैं जो आपको लर्निंग के चैप्टर में मिलेंगे, जिसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं इसका एक ट्रेलर दिखा देती हूँ आपको कि बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग जो आइवन पेवलोव ने दी वो क्या है और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्लासिकल की बात करेंगे। क्लासिकल हमें क्या बताती है? क्लासिकल हमें ये बताती है कि इंसान चीजों को लर्न एसोसिएशन की बेसिस पे करता है। किसकी बेसिस पे करता है? एसोसिएशन की बेसिस पे करता है। क्लासिकल कंडीशनिंग हमें ये बताती है कि इंसान चीजों को लर्न एसोसिएशन की बेसिस पे करता है। कैसे? अब मैं एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी कि एसोसिएशन क्या है। थोड़ी देर के लिए क्लास को स्टॉप करेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जमालुद्दीन आमिर यूनाइटेड थिंग हो रहा है ना, ये वो तो बोल दो अली मस्जिद के पास।
हाँ जी, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही थी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमें क्या बताती है कि इंसान चीजों को लर्न एसोसिएशन की बेसिस पे करता है। ठीक है, अब एसोसिएशन क्या है, अब मैं बताती हूँ एसोसिएशन क्या है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी लर्निंग को किसी चीज से एसोसिएट कर लेता है। जैसे कि खाने की स्मेल को महसूस करके आपके मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन होना, ठीक है, या अगर आपको भूख लगी है, जो कि क्लास में होगा भी, कि अक्सर मैं खाने की एग्जाम्पल दूंगी, तो नाश्ता नहीं किया तो आपको सिर्फ नाम सुन के महसूस होगा कि खाने की चीज को आप महसूस करेंगे, एसोसिएशन क्रिएट किए। अक्सर आप बारबेक्यू की स्मेल को सिर्फ सूंघ के, स्मेल करके आपको जो है वो आपका फूड का जो एक हंगर का एलिमेंट है वो आपको जो है वो महसूस होता है अगर आपने खाया हुआ है। नहीं खाया हुआ तो ये क्या है, आपने स्मेल को एसोसिएट कर दिया फूड से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम बहुत सारे सॉन्ग्स को एसोसिएट करते हैं इवेंट से। अक्सर हमने ओरिजिनल सॉन्ग नहीं सुना होता, हमने किसी इवेंट में सॉन्ग सुना। अब जब हम उस सॉन्ग को किसी वीडियो में, ओरिजिनल वीडियो में देखेंगे तो आप उसे ऑलरेडी एसोसिएट कर चुके हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो रिमिक्स में आते हैं, आपने पुराना गाना नहीं सुना हुआ, आपने क्योंकि नया गाना सुना हुआ है तो आपने उसी से एसोसिएट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जिसने पुराना गाना सुना हुआ है उसने वो पिक्चर उसी से एसोसिएट की हुई है। अक्सर हम किसी शादी के इवेंट में जाते हैं, वहां गाने बज रहे होते हैं, आपने वो गाना नहीं सुना, जब आप ओरिजिनल सुनेंगे तो आपकी एसोसिएशन पहले से जो है उस गाने की बनी हुई होगी। या हम एसोसिएशन इस तरीके से भी बनाते हैं कि हम अक्सर जो है वो लोगों की अगर सॉन्ग की बात करें, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आएगी, अक्सर हम कोई गाना सुन के किसी शख्स को याद करते हैं, किसी इवेंट को याद करते हैं। कोई ऐसा इवेंट हुआ, जैसे आपकी कोई बर्थडे पार्टी हुई, किसी बहन की शादी हुई, तो आप जब भी वो गाना सुनेंगे आपको याद आएगा। ठीक है, या इसी तरीके से जब आप जैसे जो मिट्टी की स्मेल होती है वो अगर आपको आए तो आप फौरन बारिश को सोचते हैं। ठीक है, वो मिट्टी की जो एक स्मेल होती है वो आपको फौरन जो है वो बारिश की याद दिलाती है। तो आपने क्या किया हुआ है, ऐसी सूरत में लर्निंग कैसे किए, चीजों को एसोसिएट करके। ठीक है, इसी तरीके से सलाइवेशन होना, जब आप फूड की स्मेल, आप शादी में जाएं, अब खाना खुल ही नहीं रहा और बारबेक्यू की खुशबू आ रही है तो क्या होगा, भूख लगी है, आपने तो सुबह से फाका किया था रात की दावत के लिए, तो एसोसिएशन अब वो जल्दी खाना दे, लेकिन सलाइवेशन पहले से होना शुरू हो गई। ये क्या है, एसोसिएशन है। क्लासिकल कंडीशनिंग इसका एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट हम ऐसे पढ़ेंगे, बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद है आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग हमें क्या बताती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग हमें ये बताती है कि इंसान का बिहेवियर या इंसान की लर्निंग उस वक्त स्ट्रांग होती है जब उसे रिवॉर्ड किया जाए या पनिश किया जाए। ठीक है, इंसान की लर्निंग, इसका बिहेवियर उस वक्त स्ट्रांग होता है जब उसे रिवॉर्ड किया जाए या पनिश किया जाए। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है जैसे कोई स्टूडेंट जिंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आया, जिंदगी में कभी उसने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, इत्तेफाक से कभी अच्छे मार्क्स ले लिए और लोगों ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दी, टीचर्स उसकी तारीफ कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट जो है वो उसे एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से उसे देख रहे हैं, तो उसके अंदर ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आया, रिवॉर्ड मिला तो लर्निंग स्ट्रांग हो गई। अब दोबारा से कोशिश होगी, आज अगर थर्ड आए तो कल सेकंड आए, इस दफा फर्स्ट आए तो अगली साल जो है वो टॉप करना है। ठीक है, तो वो जो रिवॉर्ड था, वो जो अप्रिसिएशन था, वो रिकॉग्निशन था, वो मिलना शुरू हुई, आपकी जो है वो लर्निंग स्ट्रांग हो गई। ठीक है, अच्छा, अब जिसे हम साइकोलॉजी की टर्म में क्या कहेंगे, रीइंफोर्समेंट।
अच्छा, अब रीइंफोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव भी होती है, वो नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव कैसे होगी? जो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव देगी। बच्चे को अम्मा कह रही है कि उसके पास मत जाना, वो स्त्री जो है वो गर्म हुई हुई है, बच्चे की समझ में नहीं आ रहा, बच्चा गया, स्त्री हाथ से चिपकाई, जब चिपकाई और दर्द हुआ, अब आइंदा कभी नहीं जाएगा, सारी जिंदगी के लिए लर्निंग हो गई, क्योंकि रीइंफोर्स किया गया बाय पनिशमेंट। ठीक है, जख्म हुआ, अब सारी जिंदगी याद रहेगा कि उस जगह पे नहीं जाना। ऐसा ही होता है, अक्सर लोग ड्राइविंग करते हैं, बहुत रश ड्राइविंग करते हैं, एक बार एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद से वो घबराते हैं, वो ड्राइविंग नहीं करते, वो सोचते हैं कि नहीं हमने ड्राइविंग नहीं करनी, एक खौफ। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कैसे हम जो है वो एसोसिएशन क्रिएट करके और रीइंफोर्समेंट की बेसिस पे चीजों को लर्न करते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दे। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपके पास अच्छा, अब है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। वुंड एंड जेम्स ये क्या बताते हैं? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड नोइंग। अब प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड नोइंग क्या है कि साइकोलॉजी में हम रीजनिंग की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं, थॉट्स की बात करते हैं, जानने की बात करते हैं। जब भी कहीं आपके पास ये वर्ड लिखा हुआ है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स, यहाँ पे आपने समझ जाना है कि बात रीजनिंग की हो रही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की हो रही है, थिंकिंग की हो रही है, थिंकिंग प्रोसेस की। जब मैं ये कहूँ कि किसी इस शख्स की कॉग्निटिव स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, तो कॉग्निटिव स्किल्स स्ट्रांग का मतलब क्या है कि इसका सोचने का, समझने का, लॉजिक का जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोग आपको ऐसे जिंदगी में मिलेंगे, कभी आपने गौर किया हो, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होता है, उर्दू जहर लगता है, पाकिस्तान स्टडीज जहर लगता है, इस्लामियात जहर लगता है, लेकिन फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, फाइनेंस ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, थिंकिंग पे काम करना जो है, यानी इनका वो प्रोसेस, कॉग्निटिव स्किल्स इनकी बहुत स्ट्रांग है। जैसे कंप्यूटर स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, कॉग्निटिव थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो जब भी कहीं कॉग्निटिव की बात आए तो आप समझ जाएं यहाँ किस चीज की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है फैक्ट्स एंड फिगर्स की। और ये अब हम वन बाय वन किस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं, जो हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था हमने? साइकोलॉजी इज अ साइंस। क्यों साइंस का वर्ड पढ़ा था? क्योंकि साइकोलॉजी प्योरली सब्जेक्टिव नहीं है, थॉट सब्जेक्टिव है, लेकिन उन्हें कन्वर्ट किया गया है फैक्ट्स एंड फिगर्स और रीजनिंग में, ताकि हम रिसर्च कर सकें इस पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये जैसे जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे आपको मजीद जो है वो क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव किस चीज को बताता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स को, थिंकिंग को, रीजनिंग को, नोइंग को। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपके पास फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको क्या बताता है? कंसर्न विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अंडरलाइ बिहेवियर। बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अंडरलाइ बिहेवियर। अब इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। जब मैं ये कहती हूँ कि एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है, किस चीज का? डिप्रेशन का। अगर ये कहा जाए कि एक शख्स स्ट्रेस का शिकार है, तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, बाइपोलर डिसऑर्डर, मल्टीपोलर डिसऑर्डर आपके फिजियोलॉजी पे किस तरीके से इफेक्ट करेंगे?
आपके ब्लड प्रेशर को कम या ज्यादा करेंगे, आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस होंगे, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं, इन सारे चेंजेस का बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और बिहेवियर से इन चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको जब हम स्टडी करेंगे तो हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके बिहेवियर पे इफेक्ट आ रहा है, वो सारी चीजें हम किस में डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया? आगे चलें। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी है ये 8 हेडिंग, जिसका नाम है द साइकोडायनेमिक स्लैश साइकोसेक्सुअल स्लैश साइको एनालिसिस पर्सपेक्टिव। तीनों नाम एक ही चीज डिस्कस होगी, और ये किसने दिया है, ये दिया है सिगमंड फ्राइड ने। साइकोलॉजी में जो सबसे ज्यादा काम हुआ है वो किस पे हुआ है, पर्सनैलिटी पे, और पर्सनैलिटी पे जिसने काम किया है वो है सिगमंड फ्राइड, ठीक है। पूरी साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा जिसका नाम आपको सुनने को मिलेगा वो सिगमंड फ्राइड है। अब सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, सिगमंड फ्राइड ये कहता है साइकोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंसान की शख्सियत, जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी, ठीक है। अब पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी बनती है शख्सियत की खुसूसियात से, जिसे आप टेक्निकल टर्म में कहेंगे ट्रेट्स, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स। हर इंसान की पर्सनैलिटी के ट्रेट एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, कुछ चीजें एक जैसी भी हो सकती हैं, कुछ चीजें मुख्तलिफ भी होती हैं। अगर वो ट्रेट्स कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि जैसे फर्ज करें किसी एक शख्स के बारे में, क्लास से किसी एक को पिक करें और मैं ये कहूं कि चले भाई सब इसके बारे में बताएं, इसकी शख्सियत कैसी है, तो मेजॉरिटी ने कहा कि भाई बहुत फ्रेंडली नेचर है, 3-4 लोगों ने कहा कि जो है वो बहुत इसका नेचर एक्सट्रोवर्ट है। सबसे पूछा गया और सब ने ही जो है वो, यानी रिश्तेदारों से भी पूछा, दोस्तों से भी पूछा, जब लोगों ने उसके ट्रेड्स को कंसिस्टेंटली जवाब दिया और उससे खुद से भी पूछा गया तो उसने कहा हाँ भाई मेरी शख्सियत जो है वो इसी तरीके की है। वैसे तो हर इंसान को अपने बारे में पता होता है, दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बात हो रही है। तो वो जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होंगे वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब पर्सनैलिटी डिफाइन कैसे होती है, 3 स्टेज बताए हैं, 3 चीजें बताई हैं सिगमंड फ्राइड ने इंसान की पर्सनैलिटी के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। 3 ऐसे स्टेज हैं जो इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या है, जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप गौर से सुन रहे हैं, ये कॉन्शियसली काम हो रहा है, होशो हवास में काम हो रहा है, ठीक है। आप मुझसे ये पूछें कि मिस आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, तो मेरे पास एक स्टोरेज बॉक्स है दिमाग में, ठीक है। वो क्या है, वो मेरा सबकॉन्शियस है। मैं आपको उस स्टोरेज बॉक्स से निकालूंगी इंफॉर्मेशन और आपको बता दूंगी कि लास्ट क्लास में मैंने ये चीज पढ़ाई थी। ये क्या है, सबकॉन्शियस। सबके पास होता है, आपका भी स्टोरेज बॉक्स है। मैं पूछूं आईटीबी में क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा आप सोचेंगे फिर बता देंगे ये चीजें हमने पढ़ी थी, सबकॉन्शियस। अब तीसरा क्या आ रहा है, वो है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या है, हिडन विशेस एंड डिजायर्स। ऐसी विशेस, ऐसी डिजायर्स जो इंसान के अंदर छुपी हुई हैं, जो वो चाहते हुए और ना चाहते हुए लोगों को बताना नहीं चाहता, ठीक है। बहुत सारी विशेस हैं, बहुत सारी डिजायर्स हर इंसान की होती हैं जो वो चाहता है कि पूरी हो जाए, जिसके बारे में वो सोचता भी है लेकिन कॉन्शियसली कभी रिवील नहीं करेगा। अब वो रिवील कैसे होंगी, वो रिवील ऐसे होंगी
जैसे ड्रीम्स में हमें बहुत सारी चीजों का ना, अगर मुझे किसी गाड़ी का शौक है, कोई बड़ी गाड़ी मुझे चाहिए कि मेरा ड्रीम है, तो अक्सर जो है मेरी चाहत है कि मुझे वो चीज हासिल हो जाए, तो ड्रीम में वो चीज मुझे नजर आएगी। उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं साइकोलॉजी में जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की हिडन विशेस और डिजायर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो इंसान कॉन्शियसली नहीं बोलता, यानी सोच समझ के नहीं बोलता। जो लेक्चर अभी आपको मिल रहा है ये सोच समझ के प्री प्लान्ड है, मेरे दिमाग में मौजूद है कि मैंने जो है वो आपको ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं। लेकिन इसी लेक्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कॉन्शियसली मैंने नहीं कही, क्योंकि वो मेरे अनकॉन्शियस में मौजूद है, मेरी वो हिडन विश या डिजायर है जो मैं चाहूंगी कि पूरी हो, तो वो फिर कहीं ना कहीं मेरी बातों में आपको नजर आएंगी। कॉन्शियसली नहीं कहीं, लेकिन अनकॉन्शियसली वो बातें मुंह से, जैसे हम कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग, मुंह से बात का निकल जाना, स्लिप हो जाना, तो वो स्लिप इसलिए होता है कि वो हमारे अनकॉन्शियस। ठीक है, तो अनकॉन्शियस की बात हो रही थी। अच्छा, इसकी एक डायग्राम है, वो इंशाल्लाह जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, तो बात जो है वो आपको मजीद आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, लास्ट है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, सबकॉन्शियस का मतलब ये है कि वो चीजें जो हमारे स्टोरेज बॉक्स में महफूज हैं। मैं आपसे पूछूं कि भाई 4 साल पहले जब आप मैट्रिक में थी तो आपकी बायोलॉजी की टीचर कौन सी थी, तो अब आप सोचेंगे, इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, वहां से निकालेंगे, आप ये बताएंगे भाई फला टीचर ने जो है वो मुझे पढ़ाया था। कल रात को आपने खाने में क्या खाया, तो आपके स्टोरेज बॉक्स में वो इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिस वक्त जरूरत पड़ेगी आप उसे इंफॉर्मेशन को बता देंगे मुझे। ठीक है, तो ये है आपका सबकॉन्शियस। अच्छा, उसके बाद है आपके पास लास्ट, समझ में आ गया ना सबकॉन्शियस। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, फोकस ऑन द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ एन इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ फॉर ग्रोथ। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में हम अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पढ़ेंगे, जो हम ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं आईटीबी में, जिसमें हम मोटिवेशन की बात करेंगे कि इंसान के अंदर एक तो खुदा ने कुदरती तौर पे ग्रोथ का पोटेंशियल रखा है, उस ग्रोथ के पोटेंशियल को किस तरीके से वक्त के साथ साथ इनहेंस किया जाता है, ये कैसे जो है वो वक्त के साथ साथ इनहेंस होता है। ठीक है, तो उस ग्रोथ के पोटेंशियल को कैसे जो है मजीद ग्रोथ देना,
मजीद उसे जो है वो मोटिवेट करना, और कैसे जो है वो मोटिवेशन इंसान की जिंदगी में काम करता है, तो ये हम पढ़ेंगे किसमें, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी हेडिंग है, नेचर एंड नर्चर। नेचर क्या है, जो हम कुदरती तौर पे खुदा की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से चीजों के साथ पैदा होते हैं, जिसमें हमारे पास हमारा फिजिकल तो चीजें हैं ही हैं, उसके साथ साथ कुछ चीजें हम अपने नेचर में बायोलॉजिकली भी लेकर, जैसे अक्सर लोग ये कहेंगे कि भाई हमें जो है ब्लड प्रेशर हमारे फैमिली प्रॉब्लम है, या हमारे कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी है ये हमारे फैमिली में, हमारे जीन में। इसी तरीके से कुछ चीजें भी आपके जीन में होती हैं, जैसे पर्सनालिटी की कुछ चीजें, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा कूल एंड काम पर्सनालिटी का होना, बहुत ज्यादा आपका फ्रेंडली नेचर होना, ये भी आपके नेचर में होता है। नर्चर क्या है, जो आउटसाइड से आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा गुस्सा करना था, लेकिन लोगों ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि नर्चर आपको वैसा नहीं मिला। नर्चर जो है वो आपको कैसा मिला कि गुस्से वाली शक्ल होते हुए भी आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, अक्सर आप लोगों को देखते कहते भाई इसकी शक्ल बहुत गुस्सा है, जब आप उससे मिलते हो तो आप ये कहते नहीं, पर्सनैलिटी तो बड़ी कूल एंड काम है। तो नर्चर वैसा नहीं मिला, पर्सनैलिटी में वो चीज मौजूद है जब भी आपको बिहेवियर में नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन नर्चर वैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी मोल्ड हो गई। तो नेचर और नर्चर दोनों तरीके से काम करते हैं और इंसान की पर्सनैलिटी को पूरा डेवलप करते हैं या फॉर्म करते हैं। अच्छा, अटेंडेंस मुझे भेज देना। यहाँ तक ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि अगला टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करें, देखते हैं क्या होता है। चलें जी, कोई सवाल तो पूछ लें। अटेंडेंस कोई मुझे सेंड कर दे, अगर सीआर मौजूद है तो सीआर कर दे, वरना कोई भी कर दे। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम बॉडीली चेंजेस या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे और उसका इम्पैक्ट हम बिहेवियर पे देखेंगे। नेचर हमारे पास कुदरती तौर पे इंसान की जो बनावट है, फिजिकली भी और इंटरनली भी, यानी इंटरनल उसकी बॉडी में जो फियर्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो उसकी पर्सनालिटी है, वो सारी चीजें जो खुदा की तरफ से उससे मिली हुई हैं। ह्यूमनिस्टिक में हम इनहेरेंट पोटेंशियल, यानी एक इंसान के अंदर जो आगे बढ़ने का वाला एलिमेंट होता है, हर इंसान में होता है, आगे बढ़ने की जो जस्तुजू होती है, कुछ लोगों में ज्यादा होती है, कुछ बहुत कम होती है, वो है सबके अंदर ही। उसको कैसे प्रोवोक करना है या वो कैसे प्रोवोक होती है, उसको जो है वो हम स्टडी करेंगे। नेचर आपके पास पहले से आप खुदा की तरफ से लेकर आते हैं दुनिया में, और नर्चर आपको आउटसाइड वर्ल्ड में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ है, जैसे आपके पास 2 आंखें, 1 नाक, लिप्स, ये सारी चीजें खुदा की तरफ से हैं, लेकिन आपने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना है या पीले स्कूल में पढ़ना है, या आपका नर्चर है, या आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि आपको किस स्कूल में जाना है। आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा पीले स्कूल में पढ़ने वाले का, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले का, महंगे स्कूल में पढ़ने वाले का, तीनों में एक डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, पीले स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा वो एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे नर्चर में पढ़ रहा है जहाँ पे लोग इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, पढ़ाई की तरफ जो है वो रुझान कम होगा, लैंग्वेज पर्सनालिटी इतनी इम्प्रूव नहीं होगी। कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी,
ठीक है। पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, एकेडमिक्स पे इतना फोकस नहीं होगा। जो बच्चा आपके पास महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, वहां पे उसकी पर्सनालिटी में आपको क्या चीज दिखेगी कि उसका फोकस जो होगा वो लोगों पे इम्प्रेशन फॉर्म करने का होगा। इसी वजह से कोशिश क्या होगी कि इंग्लिश अच्छी हो, मैथ्स अच्छी हो, स्मार्टनेस की तरफ ज्यादा फोकस किया जाएगा कि आपने जो है वो स्मार्ट रिप्लाई करना है। ठीक है, तो ये नर्चर है, ये आप कुदरती तौर पे नहीं लेकर आएंगे। कुदरती तौर पे क्या लेकर आएंगे कि ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, एक दफा बात सुनी याद हो गई, या आपके इनहेरिटेंस में, आपके खानदान में अम्मा अब्बा पीछे दादा दादी अगर कोई इतना इंटेलिजेंट होगा तो अल्टीमेटली वो चीज। अब एक इंटेलिजेंट शख्स को स्कूल ही नहीं भेजा तो अपनी इंटेलिजेंस कैसे दिखाएगा? ना वो एकेडमिक्स में दिखा सकता है, ना ही उसकी जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो, तो नर्चर उसे वैसा नहीं मिला। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने ऐसा भी बच्चा देखा है जो सिर्फ आधा घंटा पढ़ेगा और क्लास में टॉप करेगा, और ऐसा भी बच्चा देखा है सेम टॉपिक को 6 घंटे लेके बैठेगा फिर भी फेल होगा। क्यों? क्योंकि नर्चर तो वो अपने आप को दे रहा है लेकिन नेचर नहीं है, दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है का मतलब क्या है कि अल्लाह ने उसे वो सलाहियत नहीं दी याद करने की। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? सबके पॉइंट्स क्लियर हो गए? चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? अल्लाह हाफिज।